नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार इस एतमाद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते में कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश की जाए। क्योंकि उमूमन जो हिंदुस्तान में कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो लोग रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल करते हैं इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपने हुकूक को भी हासिल नहीं कर पाते। इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप अपने हुकूक से वाकिफ नहीं हैं तो यह हर मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि लोग आपका एक्सप्लॉयटेशन करें या आपका इस्तेसाल करें। अगर आप अपने आप के एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचाना चाहते हो तो आपको अपने हुकूक से या लॉज ऑफ द लैंड से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ वकला को इस प्रोग्राम में पेश करें, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान ज़बान में आप तक पहुँचाते हुए आपको आपके हुकूक से वाकिफ करवाए। क्योंकि जो अंग्रेज़ी में कवानीन बनाए जाते हैं उसको जब लोग पढ़ते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत महसूस होती है इन कवानीन को समझने के लिए, और अगर इन कवानीन को बेहतर अंदाज में कोई समझ पाता है तो हमारी नज़र में वो लीगल एक्सपर्ट्स ही होते हैं, और इन्हीं को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान ज़बान में। तो आइए नाजरीन जानते हैं आज का उन्वान बहुत ही अहम होगा। आज हम पासपोर्ट एक्ट 1967 पर गुफ्तगू करेंगे। पासपोर्ट एक्ट क्यों बनाया गया, इसके क्या मकासद थे, इन तमाम चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। और पासपोर्ट से जुड़े कोई भी आपके पास सवालात हों तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए हमारे लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। पासपोर्ट एक्ट 1967 इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो लीगल एक्सपर्ट्स। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता एक दहे से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आपके बाजू में है MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब, आप भी तकरीबन एक दहे से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट्स में भी अपने कीमती वक्त देते हुए मुआशरे की और कानून की खिदमत कर रहे हैं। MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पालघाट केरला से है, फिलहाल आप हैदराबाद में मुकीम है। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते हैं। I welcome you to my program Legal Points Live. Sure, we are going to discuss on Passport Act. But before that हम चाहेंगे कि नाज़रीन हमारे फ़ोन नंबर आप उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, फिर भी मैं दोहराता चलूँ। 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। सवालात जब भी करें तो मुख्तसर से कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ज़रूर आपसे पूछ लूँगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो टेलीविज़न की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। तीसरा, जब भी आप मुझसे सेल फोन पर गुफ्तगू करें तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर अमल करते हुए आज भी आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़, सबसे पहला सवाल मैं MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब से करना चाहूँगा कि पासपोर्ट एक्ट इस कानून को कब बनाया गया और इसके क्या मकासद या एम एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, आप इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी सर। The Passport Act was enacted in 1967 and it applies to all citizens of India. It extends to all of India as well as the citizens of India staying abroad. The Passport Act mainly describes the definition of passport and the eligibility criteria and the procedures to apply the passport and the grounds on which the passport will be refused by the government using their power. तो इन चीज़ों को पासपोर्ट एक्ट में बताया गया है, तमाम प्रोसीजर है, किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी, तमाम चीज़ों पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तो 1967 में यह कानून को बनाया गया। अभी आप मुलाहिज़ा फरमाए रहे हैं मणिकंदन साहब से, इसके क्या मकासद थे।
میرا اگلا سوال خواجہ ذبیح اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ پاسپورٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ تمام لوگ تو اس سے واقف ہیں، پھر بھی اس کی جو لیگل ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ پاسپورٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ پاسپورٹ ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے لوگ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتے ہیں. ایک گورنمنٹ پرمٹ ہوتی ہے ہر سٹیزن کو ایک پاسپورٹ ملتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ دوسرے ملک کو اپنے جا سکتا ہے. جی، تو یہ پاسپورٹ ہم جنرلی کسی اور ملک میں جانا ہو تو وہاں پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. پاسپورٹ ہو تو ہی آپ دوسرے ملک کو ٹریول کر سکتے ہیں، یا بخوبی بچہ بھی آج کل کا جانتا ہے. میرا اگلا سوال منی کندن صاحب سے یہ ہوگا کہ پاسپورٹ کی ہسٹری کیا ہوگی، کہ ایکچولی یہ پاسپورٹ کیسا وجود میں آیا اور کب اس کا شروعات ہوئی، کچھ اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیں. Normally, the passport is called a traveling document. It is a document of identification and nationality of a citizen of a particular country. If we go back to the history of the passport, the reference to the passport as a paperwork is traced back in the Hebrew Bible, where Nehemiah, who is a servant of King one of Parsi, seeking permission from the king to travel to the other area, the king granted permission and also issued him a letter which is addressed to the governors of other side of the sea, means other area, wherein he requesting that governors of that area to make a safe passage of the said official. From there it started. And secondly, in the medieval Islamic period, the passport was known as a form, something like a receipt which was issued for the payment of tax, the zakat. So, by issuing that receipt, the citizen can travel to the other areas. That also which was considered to be a form of passport. Coming back to medieval period, جی 1920 کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ لیگ آف نیشنز اس پر کیا. The League of Nations, they held a conference and they decided how to issue the passport to their citizens and what are the procedure can be prescribed and what is the benefits of the can be extended to the citizens actually. From that conference only the present day form of book, the passport book had emanated out of the discussions. جی، تو یہ مختصر سی تاریخ آپ منی کندن صاحب سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ پاسپورٹ کا جو معاملہ شروع ہوا وہ میڈیول پیریڈ میں بھی تھا، اس سے پہلے کے پیریڈ میں بھی تھا. ایک جنرل ڈاکومنٹ دیا جاتا تھا کہ ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہم ٹریول کریں تو وہاں پر جنرلی گورنمنٹ کی طرف سے، اس زمانے میں بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے تو ان کی طرف سے یہ دیا جاتا تھا. پاسپورٹ عموماً جب ایشو ہوتے ہیں تو اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. میں ذبیح اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں کہ کس قسم کی قسمیں پاسپورٹس کی بتائی گئی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں اکثر آج سے 4-5 سال پہلے کا اگر عرصہ ہم دیکھیں تو حج کو جاتے وقت ایک مخصوص قسم کا پاسپورٹ بھی دیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف پاسپورٹس ہیں. میں ذبیح اللہ صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں، یہ پاسپورٹس کب اور کس طریقے سے ایشو ہوتے ہیں. پاسپورٹ جنرلی 3 قسم کے پاسپورٹ ہوتے ہیں. ایک آرڈنری پاسپورٹ ہوتا ہے اور ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے اور ایک آفیشیلی پاسپورٹ ہوتا ہے. آرڈنری پاسپورٹ جو ہے ایوری کامن سٹیزن ول گیٹ آرڈنری پاسپورٹ. آئی مین ہر کوئی نیشنل سٹیزن کو آرڈنری پاسپورٹ ملتا ہے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہیں کو ملتا ہے جو گورنمنٹ ڈپلومیٹک لیول پہ ایشو کرنا چاہتی ہے. آئی مین ٹو وزٹ فار اے ڈپلومیٹک پرپز ٹو اے فارن کنٹری، پرٹیکولر کام کے لیے اگر دوسرے ملک جانا چاہے تو انہیں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کر کے وہ لوگ ڈپلومیٹک ورک پہ وہ لوگ جا سکتے ہیں. جی. اور ایک گورنمنٹ آفیشیل پاسپورٹ ایک ہوتا ہے. جو گورنمنٹ آفیشیل پاسپورٹ تو گورنمنٹ امپلائیز کو دیا جاتا ہے. جو گورنمنٹ امپلائیز جو ہے گورنمنٹ ورک کے لیے کہیں باہر گورنمنٹ بھیجانا چاہتی ہے یا آفس کے کام سے کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں کہ مخصوص مقصد کے لیے مخصوص کام کے لیے گورنمنٹ اپنے امپلائی کو بھیجتی ہے. وہ اس کے لیے گورنمنٹ ایک پاسپورٹ ایشو کرتی ہے، وہ آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम बताते चलें कि जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स होते हैं उसका जो कवर होता है वो ब्लू कवर में आपको दिख जाता है, और डिप्लोमेटिक अगर पासपोर्ट इशू किए जाते हैं तो उसका जनरली कलर मैरून कलर होता है, और ऑफिशियल पासपोर्ट का जैसा ज़बीउल्लाह साहब ने अभी जिक्र किया तो उसके जो कलर हैं वो ग्रे कलर में जनरली होते हैं। ये अलग अलग पासपोर्ट जैसा कि आपने फरमाया है अलग अलग जगहों पर इशू किए जाते हैं। जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि हज के दौरान भी मखसूस किस्म के पासपोर्ट इशू किए जाते थे, लेकिन अब जो जनरल पासपोर्ट है ऑर्डिनरी पासपोर्ट उसी को इशू किया जाता है। मेरा अगला सवाल मणिकंदन साहब से ये होगा कि क्या पासपोर्ट हासिल करना एक फंडामेंटल राइट है? मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी। Yes, Article 21 grants the fundamental right to citizens of India to liberty of traveling. Actually, a citizen of India is at liberty to travel anywhere. So, consequently, the government has to issue passport to the citizen who applies for. जी बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है, आपका बुनियादी हक है। पासपोर्ट लेना, आप अप्लाई करना एक बुनियादी हक होता है, इसके लिए आपको कोई पाबंदी नहीं होगी। और अगर कोई आपका पासपोर्ट वॉलंटरीली कोई डिपार्टमेंट हो या कोई भी रोकना चाहता है तो आप इसके लिए रिट पिटिशंस भी फाइल कर सकते हैं। इस पर भी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट पर। पासपोर्ट से मुताल्लिक कोई भी आपके पास सवालात हो तो जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा। हमारे फोन नंबरात आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर नजर आ रहे होंगे। मेरा अगला सवाल ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब से ये होगा कि पासपोर्ट को हासिल करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, कैसा अप्लाई किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि पासपोर्ट अप्लाई करने का पहले क्या तरीक़ेकार था और अब क्या तरीक़ेकार है। मैं ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर तफसीली रोशनी डालें। पहले पासपोर्ट जो है मैनुअली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भरा जाता था, तो ले आके पासपोर्ट ऑफिस में जमा करते थे डॉक्यूमेंट के साथ में। अभी मैनुअली हाथ से भरना नहीं है, अभी आपको जो है पासपोर्ट फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ई फॉर्म भरना है, जिसमें आप अपने तफसीलात खुद पूरे इत्मीनान से भर सकते हैं। नाम, पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ और घर का नंबर है, एड्रेस वगैरह सब इत्मीनान से भर के उसको अपलोड करना पड़ता है। करने के बाद में वहाँ पे आपको डेट और टाइम जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, कहाँ पे आप कौन से एरिया के पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, करीब के या कहीं आपके अपने एरिया के करीब के पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आप सेलेक्ट करके वहाँ पे पासपोर्ट अपने जमा ऑटोमेटिक पासपोर्ट वहाँ पे कर सकते हैं, हो जा सकता है। मनी साहब, ये जो पासपोर्ट केंद्राज आजकल खुल गए हैं, इस पर आप जरा रोशनी डालिए। ये क्यों? पासपोर्ट ऑफिस तो होता ही था, पासपोर्ट केंद्राज, वाई दे एस्टेब्लिश पासपोर्ट केंद्राज? Passport Seva Kendras. जी, Because normally the passport offices are flooded with so many applications, so many visitors, and actually, जी, so in order to ease out that traffic in the passport office, so the persons acquainted with the passport rules and guidelines were appointed, and they were put under the umbrella of Passport Seva Kendra, and they can help you जी, to how to apply it, and they will guide you how to do it, जी। and तो इस वजह से ये किया गया है। ज़बीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन भरना है, यानी इंटरनेट कनेक्शन आपके मकान पर होना ज़रूरी है तभी आप ये भर सकते हैं? हाँ, अब इंटरनेट कनेक्शन होना है तो ऑनलाइन भर सकते हैं, या एक ई फॉर्म आता है जिस पे आप भर के अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं, और कहीं पे भी इंटरनेट पे जाके उसको ऑनलाइन पे अपलोड कर सकते हैं। जी, मान लीजिए ज़बीउल्लाह साहब कोई शख्स इंटरनेट से वाकिफ ना हो तो फिर उसको तो बहुत दिक्कत महसूस होगी इन फॉर्म्स भरने। वो अपने इंटरनेट सेंटर पे जाके अपने तफसीलात पूरे ले जाके वहाँ पे बैठ के पूरे उसके हिसाब से वहाँ ऑपरेटर को बता के वो भर सकता है। जी, मणिकंदन साहब, जनरली जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ये लोग जब इंटरनेट तो यूज ही नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूज द इंटरनेट, विथ whom they have to take help in this regard. What is your opinion? that's what the Passport Seva Kendras will help such people. Okay, But they are not acquainted with the English and other procedures. जी, They will help. जी। ज़बीउल्लाह साहब, जो एजेंट्स हजरात हुआ करते थे, क्या अभी भी इनकी खिदमत ली जा सकती है इन मामलात में? अभी तो बहुत कम हो गया है, फिर भी एजेंट हजरात हैं, इतने नहीं जितने पहले एजेंट हजरात काम करते थे, जितना एक्सप्लॉइट करते थे। जी, अभी उतना नहीं है, अभी बहुत मिनिमम हो चुका है। जी।
تو یہ جو آن لائن فارمس ہیں یہ کیا بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں جی پہلے مینول فارم بہت ذرا لمبا چوڑا تھا, ابھی آن لائن فارم جو ہے بہت اچھا کافی مختصر سے کر دیے ہیں اور کافی ایزی فارم ہے. اور جو بھی شاید میں سمجھتا ہوں آپ کے اپنے پرٹیکولر سے نام ہے, رہائش کا ایڈریس ہے اور اپنی تفصیلات ڈیٹ آف برتھ وغیرہ ہے, اس سے زیادہ آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جی. تو یہ آن لائن فارمس آپ کو پاسپورٹ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آن لائن رکھ دیا گیا ہے, یعنی انٹرنیٹ کے تھرو آپ جو ہے وہیں پر چاہے اگر گھر پر بھی آپ کا انٹرنیٹ ہو تو وہیں سے بھر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں. ضرور مدد لینا آپ کو ضروری ہے. اگر آپ ان ایجوکیٹڈ ہے یا پھر آپ انگریزی پہ مہارت نہ رکھتے ہوں تو ضرور اپنے دوست احباب کی مدد لیں اور کریکٹ انفارمیشن اس پر داخل کریں. ذبیح اللہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ پاسپورٹ آن لائن بھرنے کے بعد ڈیٹ یا ٹائم کون مقرر کرتے ہیں اور پھر کہاں پر جنرلی جانا ہوتا ہے اس کے سبمیشن کے لیے, یا پھر کیا ہوتا ہے؟ جنرلی پاسپورٹ اپلیکیشن فارم بھرنے کے بعد میں آپ کو اس کا فیس بھرنا پڑے گا. پاسپورٹ اپلیکیشن فارم بھرنے کے بعد میں آپ کو ایک پروویژن آئے گا کہ آپ اس کی فیس بھریں, تو وہ فیس بھرنے کے لیے آپ کو بینک میں جانا پڑے گا. وہ چالان, اور جیسا آپ پاسپورٹ اپلیکیشن فارم فل کر رہے ہیں تو آپ کا چالان آپ کا ایک وہاں سے پرنٹ آؤٹ لینا پڑے گا, جس میں چالان میں آپ کا نام, آپ کے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وہ چالان میں آ جائیں گا. وہ چالان لے جا کے بینک میں آپ جو ہے اس کا فیس جو بھی فیس ہے 1000-1500 جو فیس آتی ہے وہ لے جا کے بینک میں آپ داخل کریں گے. بینک میں داخل کرنے کے 48 آورس کے بعد میں اس کو ریسیپٹ اس کا جنریٹ ہو جائے گا. وہ آن لائن پہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. جی جی. تو اب وہ ان تمام چیزوں کو لے کر پھر پاسپورٹ کیندر سے کیندر جانا پڑے گا. فیس بننے کے 48 آورس 2 دن کے بعد میں آپ اپنا اپوائنٹمنٹ آن لائن سلاٹ بک کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی حساب سے کون سے دن جانا چاہ رہے ہیں, کب جانا چاہ رہے ہیں, کون سی تاریخ کا جانا چاہ رہے ہیں. اگلے 2-4 دن میں آپ کی سہولت کے حساب سے آپ ایک تاریخ مقرر کر لے کے وہاں پہ بھی اویلیبل ڈیٹ میں آپ کو جو ہے آن لائن پہ اپنا سلاٹ بک کر لے کے وہاں آپ جا سکتے ہیں, جا کے اپنا فارم لے جا سکتے ہیں. جس وقت آپ جائیں گے اس وقت آپ جو فارم بھرے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ لے جائیں, اور جو بینک میں چالان بھرے ہیں فیس اس کے پرنٹ آؤٹ اوریجنل لے جائیں, اور آپ اپنے جو ڈاکومنٹ لے جا رہے ہیں ساتھ میں اس کے اوریجنل بھی لے جائیں, ساتھ ہی ساتھ زیروکس بھی لے جائیں. جی, اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ساتھ میں رکھنا بہت ضروری ہے. اوریجنل ضروری ہے اس لیے کہ اوریجنل دیکھیں گے وہاں پہ آفیسرز, اور اوریجنل اور زیروکس اپنے پاس وہ لوگ رکھیں گے, اور اوریجنل کی وہ لوگ اسکیننگ میں لے لیں گے آپ کی. ٹھیک ہے. تو یہ پروسیجر آپ کو فالو کرنا ہے. پاسپورٹ جب آپ کو بنانا ہے تو آن لائن آپ اپلائی کرنا ہوگا. میرا اگلا سوال منیکندن ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ مائنر کی ڈیفینیشن کیا ہوگا, کہ مائنرز کے بھی پاسپورٹ اب بنا کرتے ہیں. پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ مائنر جو ہوتے تھے ان کا نام ان کے والدین کے یعنی پیرنٹس کے پاسپورٹ میں درج کر دیا جاتا تھا. پہلے تو مائنر کی تعریف کیا ہوگی اور کیا مائنر کا الگ سے پاسپورٹ بنتا ہے؟ منی صاحب سے. Yes, earlier it was included in the parents' passport, the minors, but now it was amended, and even the minor also has to apply for it and obtain a separate passport. جی, مائنر کا جنرل definition is till the age of 18. جی, they are all called minors. Less than 18 years. Less than 18 years. They are all called minors. ٹھیک ہے. ذبیح اللہ صاحب, کیا 1 مہینے یا 1 دن کے بچے کا بھی پاسپورٹ بنایا جا رہا ہے؟ بالکل. پہلے جو ہے پاسپورٹ کا جو ہے والدہ کے پاسپورٹ میں نام لکھا جاتا تھا بچے کا, 1 مہینہ ہو یا 1 دن کا ہو یا 2 سال کا ہو, مگر ابھی جو ہے 1 دن کے بچے کو بھی پاسپورٹ نیا اپلائی کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پاسپورٹ ہر کسی کو اب دیا جا رہا ہے, اس میں آسانیاں بھی کئی کی گئی ہیں. اس کا استعمال آپ کو ضرور کرنا ہوگا اور معلومات حاصل کرنا ہے. اسی وجہ سے ہم اس پروگرام کو بھی پیش کر رہے ہیں. پاسپورٹ میں کسی کا نام درج کروانا ہے یا نکلوانا ہے؟ میں منیکندن صاحب سے درخواست کروں گا کہ جب کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے تو جنرلی اس کے اسپاؤس کا پاسپورٹ تو نہیں ہوتا ہے, تو اس کا کیا پروسیجر ہے, کس طریقے سے پاسپورٹ میں اس کے اسپاؤس کا نام درانے کا طریقہ ہے؟ You have to apply for reissue of passport including your spouse name by producing the valid marriage certificate جی, issued by the Registry of Marriages. ٹھیک ہے. وہ لگا کر کے پھر داخل کرنا ہوگا. You have to apply for it. Automatically the fresh passport will be issued. جی, یہ ری ایشو
पासपोर्ट का ज़बीउल्लाह साहब किस तरीका कार अपनाना चाहिए? सेम जैसा नया पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट भी अप्लाई कर सेम वही फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, उसी को आप खाली रीइश्यू के वहाँ पे जो है खाली सिलेक्ट करना रहता है, रीइश्यू या फ्रेश। तो आप रीइश्यू सिलेक्ट कर लेना और वही डिटेल्स आप भरना है, और जो आप एडिशनल डिटेल्स आपको जो ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और वापस आपको वही 2 दिन का आपको बैंक में जाके फीस भरना पड़ेगा। फिर 2 दिन के बाद आपको स्टेटस ऑनलाइन होने के बाद में आप उसके बाद में अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके आप पासपोर्ट ऑफिस जाके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो इसमें जो बीवी या शोहर का नाम दाखिल करवाना है तो किस किस्म का साथ में सर्टिफिकेट, जैसा आपने फरमाया मनी साहब ने कि मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है? मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना जरूरी है आपको, और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी। बगैर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले जा सकते, और जब खाली मैरिज सर्टिफिकेट में नाम डालना है तो भी आपको पुराने और पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में ले जाना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट अमूमन अगर निकाह है तो फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से खाजी साहब का लिख जाना पड़ेगा या फिर और कोई? मैरिज सर्टिफिकेट एक वक्फ बोर्ड से निके नामे के सबमिट करने के बाद में एक मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में आपको मिलता है। वो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश का आप ले जाके पासपोर्ट ऑफिस में ओरिजिनल के साथ में एक ज़ेरॉक्स कॉपी देना है, और उसके साथ में पूरे ओरिजिनल एक साथ दिखाना है उनको, तो ही वो आप दरखास्त कबूल करके वो आपको फिर मैरिज सर्टिफिकेट आप एक्सेप्ट करके फिर आपका पासपोर्ट इश्यू करेंगे, जिसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट नाम होगा। जी, तो जब कभी आप अपने बीवी या शोहर का नाम पासपोर्ट में दाखिल करवाना चाहते हैं तो री इशू आपको एप्लीकेशन में वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और फिर जब आपको टाइम दिया जाएगा कि वहाँ पर अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो साथ में मैरिज सर्टिफिकेट आपको लिख जाना जरूरी, बेहद जरूरी है, तभी उनका नाम वहाँ पर दर्ज होगा। अगला सवाल मणिकंदन साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों के पासपोर्ट जब बनाए जाते हैं तो वहाँ पे कंसेंट लिया जाता है फादर एंड मदर का। अगर फादर जनरली अब्रॉड होते हैं तो इन हालात में फिर वो किस तरीके से अप्लाई करें? क्या फादर का कंसेंट जरूरी है या बगैर कंसेंट के भी पासपोर्ट बनाया जा सकता है? Yeah, for issuance of passport to the children whose parents are staying abroad, their consent is required, and they have to, I mean, if they are the passport holders, the parents, they have to send their passport, self-attested copy of that passport they have to send. By producing that, the children here, they can apply for the passport. So that will be taken as a consent. इस तरीके से मामला करना होता है अगर कोई अब्रॉड होते हैं। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी रहेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन और हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं वो अपने सवालात तैयार रखिएगा पासपोर्ट से रिलेटेड। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मक़दम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट और MRB मणिकंदन एडवोकेट साहब मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले मणिकंदन साहब से मैंने सवाल किया था कि फादर्स का कंसेंट कितना ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल ज़बीउल्लाह साहब से ये होगा कि मान लीजिए अगर कोई वाइफ यहाँ रहती हो और उसका शोहर बाहर रहता हो, इन हालात में अगर वाइफ के पासपोर्ट में शोहर का नाम नहीं है तो फिर बच्चे का पासपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है? उससे पहले मैं एक सवाल ले लूं। हेलो। यस। हेलो, आपका नाम बताइएगा। ये मेरा नाम निसार अहमद है। हेलो। हेलो, मेरा नाम निसार अहमद है। अंसार अहमद? यस, निसार NIS से। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शालीमार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है, मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए मेरे बच्चे का। ठीक है। तो जब से वो फ्लड आया, फ्लड से पहले मैं अप्लाई किया था। ठीक है। आप जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं?
जी मैं शालीमार से बोल रहा हूँ, श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी जी। तो अभी तक मैं श्रीनगर पहुंचा नहीं हूँ, मैं 2-4 दिन पहले पहुंचा हूँ। उसका जो डेट था वो ऑलरेडी फ्लड के टाइम पे हुआ था, अभी तो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे था ही नहीं। जी तो क्या मैं अभी वही मैं फीस ऑलरेडी सबमिट किया था जी ऑनलाइन पे। ठीक है। मेरा डेट जो है वो जो मेरा सबमिट का डेट था वो चला गया, हो गया। हाँ जी, हाँ, फ्लड की वजह से। ठीक है ठीक है। तो क्या मैं अभी वो डेट अप्लाई वही कर सकता हूँ या मैं? जी बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मणिकंदन साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। Normally, once the date given by them expires, they have to apply afresh. But here it is a genuine case because of the natural calamities. Definitely you can approach the assistant passport officer in that area and take his help. ठीक है। अंसार अहमद साहब ने जैसा बताया कि एक बार अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन दाखिल करना होता है, चूंकि यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल कैलेमिटी थी उसकी बुनियाद पर आप ऑफिसर से मिल करके, जो आपके ऑफिसर होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, उनसे मिल करके आप इस पर रुजू हों तो बेहतर होगा। ज़्यादा फीस होती नहीं है। अगर आपको ये दिक्कत महसूस हो कि आप पासपोर्ट ऑफिसर का जाए या वक्त ज़्यादा लग जा रहा है तो इन हालात में फिर से फ्रेश अप्लाई ही करना आपके लिए मुनासिब होगा। मैं सवाल कर रहा था ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब से कि अगर कोई वाइफ के पासपोर्ट में उसके हस्बैंड का नाम नहीं है और वो यहाँ पर रहती हो, हस्बैंड बाहर रहता हो, इन हालात में बच्चे का पासपोर्ट बनाना हो, तो क्या प्रोसीजर इख्तियार करना होगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा? बच्चे के पासपोर्ट के लिए माँ बाप का पासपोर्ट होना ज़रूरी है और माँ बाप के पासपोर्ट में जो है दोनों का नाम दोनों का नाम, शौहर का नाम हो या बीवी का नाम पासपोर्ट में स्पाउस का नाम होना ज़रूरी है बच्चे के पासपोर्ट के लिए। अगर पासपोर्ट में शौहर का नाम नहीं है बीवी के पासपोर्ट पे तो बीवी क्या करें कि वो री इश्यू के लिए अपने पासपोर्ट अप्लाई करें। जब अप्लाई करती हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा के अपना शौहर का नाम उसमें इंक्लूड करें, डलवाएं और उसके बाद में वो बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है। ज़बीउल्लाह साहब, जनरली इसके लिए कितना टाइम आजकल लग रहा है री इशू के लिए? सर री इशू के लिए अब जनरली मैं समझता हूँ बच्चों के पासपोर्ट तो विद इन 2 डेज मिल जा रहा है और रिन्यूअल के से विद इन 1 वीक मिल जा रहा है। मैक्सिमम 30 डेज से ज्यादा नहीं हो रहा है पासपोर्ट इशू होने में। जी, किसी भी किस्म के पासपोर्ट इशू होने में 30 दिन से ज्यादा नहीं लग रहा है। मनी साहब, ये जो पासपोर्ट केंद्र, सेवा केंद्र बनाए हैं, इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस तो आ रहा होगा, क्या आपका ओपिनियन है इस पे? Definitely, there are positive opinions about that passport seva kendra. They are helping lot of people. I heard personally. जी। मेरा अगला सवाल मणिकंदन साहब से ही होगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उमूमन हासिल करना होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये क्या होता है? मैं मणिकंदन साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशन। See, passport is a valuable document actually. So, for that purpose, it is necessary that the personal details and the genuinity of the personal information submitted by the applicant has to be verified. So, that is being done through the police. Hence, the police verification is necessary and it is required for issuing the in the process of the passport. और उसका अदर रीजन ये माना जाता है मनी साहब के किसी गैर दूसरों के हाथ में पासपोर्ट ना Yes, that also one reason actually, that passport should not go into the wrong hands. It will be misused and that will be detrimental to the person who has actually applied for. जी, मनी साहब, एक चुपता हुआ सवाल है कि पीसीसी के लिए जब जो लोग आते हैं वो पैसे पूछते हैं, ये क्या जायज होगा? ये तो जायज तो नहीं होगा, लेकिन इन हालात में क्या एक शख्स कर सकता है, एक सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन जो जब से पैसे पूछे जाते हैं तो उसको मजबूरन पैसे देना पड़ता है कांस्टेबल को? It is a known fact that bribe is not encouraged by any law. जी, but we being the citizens of this country, we try to get our work done easily and fastly, and we ourselves encourage by paying the amount to the police. जी, देना तो नहीं है, लेकिन क्या पासपोर्ट एक बार हासिल होने के बाद इनके ऊपर कंप्लेंट किया जा सकता है? क्या सब सकता है? Why can't?
The offense is offense only. Anytime you can complain about that. मैं वही बता रहा था कि जैसा कि आपने फरमाया वहाँ पर मजबूरन पैसे देना होता है, उसके बाद एटलीस्ट पासपोर्ट हासिल होने के बाद अगर हम कंप्लेंट करें तो मुमकिन हो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। Till be tried, yes. जी, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये मामला होता है। ज़रूर हम इनकरेज करेंगे आपको कि जब आप पासपोर्ट हासिल कर लें उसके बाद तो कम से कम ऑनलाइन शिकायतें ज़रूर दर्ज करवाएं इन मामलों के ऊपर। और इससे पहले के प्रोग्राम में हमने कुछ और उन्वान पर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर पासपोर्ट का जिक्र आया था। तो ये भी हमको एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया था कि जिस तरीके से आज पासपोर्ट इशू करने के लिए प्राइवेट लोगों को लगाया गया है, उसी तरीके से फ्यूचर में पुलिस क्लियरेंस के लिए प्राइवेट लोगों को लगाया जाएगा। तब मुमकिन हो ये रिश्वत से हमको जो है आज़ादी मिलेगी, वरना आजकल ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमको पैसे देने पड़ते हैं जब कभी कोई हम पुलिस क्लियरेंस के लिए हमारे घर पर कांस्टेबल या कोई और ऑफिसर आता है। माइनर के लिए भी क्या पीसीसी की जरूरत पड़ती है? ज़बीउल्लाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें कि क्या छोटे बच्चों के लिए भी पीसीसी की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, माइनर के लिए पीसीसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। माइनर के लिए उसके पेरेंट्स का पासपोर्ट होना जरूरी है और पेरेंट्स के पासपोर्ट में पेरेंट्स साथ में पर्सनली प्रेजेंस होना जरूरी है पासपोर्ट ऑफिस में माइनर के लिए पेरेंट्स, और उसके लिए पीसीसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। अभी आजकल जो है अबाव 75 ईयर्स एज के सीनियर सिटीजन्स को भी जो है विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट इशू कर दे रही है और बाद में वेरिफिकेशन कर ले रही है पुलिस। I would like to add जी जी, the advantage of the parents having a valid passport will exempt the minor from the police verification. जी जी, सही। बेशक जब माँ बाप का पासपोर्ट है तो उस वजह से भी जो है बच्चों का जो है वो पीसीसी की या पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत उमूमन नहीं पड़ती। एक हमें ईमेल भी उसूल हुई है, ये 6 महीने हो गया है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके और पुलिस वेरिफिकेशन इनका नहीं हो रहा है। मैं ज़बीउल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इतना अरसा अगर गुजर जाता है तो इन हालात में क्या किया जाना बेहतर होगा आपकी नज़र में? तो पुलिस क्लियरेंस नहीं होने की सूरत में वहाँ एक पुलिस क्लियरेंस का एक ऑफिस है, वहाँ पे जाएं, अपना पासपोर्ट की डिटेल्स पूरे दें, तो वो लोग आपको पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ पूरे तफसील बताएंगे। अगर नहीं होने की सूरत में वो आपका नंबर ले लेंगे और फिर आपको 2 रोज में आपको फिर अपने ऑफिसर को भेजेंगे, भेज के पुलिस वेरिफिकेशन पूरे मुकम्मल करके वापस वो पासपोर्ट ऑफिस को भेजेंगे। जी, पासपोर्ट के मामले में जनरली हम एक अहम चीज पूछना चाहेंगे कि फिलहाल पासपोर्ट बनाने के लिए क्या फीस होती है? मैं ज़बीउल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें, क्या फी चार्ज की जाती है? पासपोर्ट एक तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और एक नॉर्मल तरीके का पासपोर्ट है। नॉर्मल में उमूमन 1000-1500 तक होते हैं, तत्काल में वही 3000 से 3,500-4,000 तक अप्रोक्सीमेटली होता है। जी, पासपोर्ट की ये फी होती है। आजकल जो फी चल रही है 2014 की हम बात कर रहे हैं, तो इन हालात में 1000-1500 रुपये फीस होती है। जनरली 1000 रुपये ही है। फिर जो ऑनलाइन अगर आप भरते हैं तो फिर चालान वगैरह के मिला करके कमोपेश 1500 होती है, तो फिर तत्काल में कुछ ज्यादा फी ली जाती है। मेरा अगला सवाल मणिकंदन साहब से ये होगा कि उमूमन जब पासपोर्ट इशू होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, और माइनर्स हैं तो फिर उसमें क्या वैलिडिटी होती है? उससे पहले मैं कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है साहब। जी शहबाज साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ साहब। जी, सवाल बताइए। साहब मेरा एक सवाल है। जी, 2 सवाल है मेरे। फरमाइए। एक पासपोर्ट गुम गया तो उसका प्रोसीजर क्या है, और मैंने परसों मेरा ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने गया था। जी, सब सर्टिफिकेट पे मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। जी, तो उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहने की सूरत में क्या अप्लाई करना उसकी प्लेस पे, जरा मुझे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए तो अच्छा रहेगा। जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? मेरी 1989 है। 1989 से जनवरी 26, 1989 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी बोल रहे लोग। जी जी, वही इसलिए मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। इसके अलावा और कोई सवाल? हाँ साहब, ये 2 सवाल है।
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन बताए तो मेरे को जरा सुकून होगा ना, ठीक। जल्दी बनाना है मुझे पासपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैंने मणिकंदन साहब से पूछा था कि जनरली पासपोर्ट जब इशू होता है तो उसकी वैलिडिटी पीरियड जनरली कितनी होती है, और बच्चों के लिए पासपोर्ट इशू होता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? Normally the passport is valid for 10 years. And that can Once be, the passport issued, it will be it valid is, for 10 years from the date of issuance. Okay. In After general, 10 years, they in can, general case. in general case. After 10 years, they can apply for renew it, and another 10 years they can apply for and get it. जी, There is no problem about that. As far as minors are concerned, the minors 15 to 18 years of age, they can either apply for 10 years validity passport, okay. or they can apply for passport for a period till they attain the age of 18 years. Two options. Here, two options say here, if you apply for 10 years validity passport, that fees to be paid will be more than the other one. Okay. It is that till the age of 8. ठीक, But in the 10 years validity, definitely there will be a police verification. जी, So it will take some time. But all you require the passport urgently, you have to apply under the Tatkal scheme. ठीक। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ, वारंगल से बशीर बोल रहा हूँ मैं। जी साहब, सवाल बताइए। ये आमतौर पर 498 केसेस जिनको लगे हुए होते हैं इनके पासपोर्ट रोक देते हैं। जी, और वो अक्सर लोग एक्यूज पर्सन जो है बेकसूर होते हैं, वो फैसले होने तक काफी अर्सा लग जाता। तो अगर वो लोग बाहर जाके कमाना चाहे तो फिर पासपोर्ट रोक दिए, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए कि पासपोर्ट हासिल हो जाए? पासपोर्ट जी, बहुत बेहतर सवाल आपने किया बशीर साहब, जरूर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वारंगल तेलंगाना से हमें कॉल किया। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा मणिकंदन साहब से कि मोहम्मद शहबाज ने हमें निजामाबाद से कॉल किया था, ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी का पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है या गुम गया है तो इन हालात में इमीडिएट स्टेप्स क्या लेने होंगे? If somebody lost his passport, what are the steps he has to take? Immediately you can approach the assistant passport officer, and first he has to lodge a complaint with the police. Okay. Subsequently he can, with the police complaint, they will issue the acknowledgement. With that he can approach the assistant passport officer with all the details of his passport. He might be having the details, and apply for a duplicate passport. ठीक है। पेपर में जनरली पब्लिकेशन देते हैं पासपोर्ट लॉस्ट का, ये देना क्या जरूरी होता है मनीष सर? It is not mandatory, but it is ordered benefit actually. So somebody finds that they will immediately restore it. ठीक है। FIR पहले दर्ज करवानी होती है, फिर उनको जो मिल जाता है वहाँ से एक्नॉलेजमेंट, फिर वो लगा करके आप पासपोर्ट ऑफिस में आपको दाखिल करना होगा कि मुझे री इशू करें या डुप्लीकेट पासपोर्ट इशू करें। शहबाज का अगला सवाल था कि डेट ऑफ बर्थ, मैं ख्वाजा ज़बीउल्लाह एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें कि डेट ऑफ बर्थ अभी जो नए रूल्स बनाए गए हैं 1989 के बाद के जितने भी लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इन हालात में अगर सवाल जहन में हो तो ज़बीउल्लाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है 1989 के बाद से पासपोर्ट ऑफिस में और मैंडेटरी कर दिए हैं डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस करने के लिए, और आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिटेल्स बताते हुए एसएससी सर्टिफिकेट है आपके पास में, राशन कार्ड है और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आपके अपने म्यूनसिपल ऑफिस में जाके बर्थ सर्टिफिकेट पहले निकाल लें और आपके डेट ऑफ बर्थ अपने आपके सर्टिफिकेट्स के मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आप कहाँ पैदा हुए किया है वो सब तफसील देने के बाद में वो लोग आप एक एफिडेविट देंगे, एफिडेविट आप सबमिट करेंगे तो आप बर्थ सर्टिफिकेट देंगे और वो बर्थ सर्टिफिकेट ले जाके आप दाखिल करें, इंशाल्लाह आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। म्यूनसिपल के ऑफिस में आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिख जा करके बताना होगा। बिल्कुल बताना होगा। उसके साथ में एक फॉर्म है, फॉर्म के साथ में एक एफिडेविट भी देना है कि मैं फलां जगह पैदा हुआ हूँ, फलां तारीख मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मैं अब तक मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मेहरबानी करके मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दें। तो वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट इंशाल्लाह अपने इंक्वायरी करेंगे कि इनका अपना टाइम लेंगे, टाइम के बाद में वो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट लेके आप जी एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सैयद बिलाल है, मैं महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। जी सर, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए क्या करना चाहिए सर? डेट ऑफ बर्थ करेक्शन क्यों करना चाहते हैं आप?
वजह क्या है? सर 1979 एक्चुअल है, तो 1969 भी है सर डेट ऑफ 19 क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1969 पासपोर्ट का ही सर, मेरे को 1979 निकालना है, मेरे पास एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है सर। जी, आपने 1969 डलवा दिया था, लेकिन आपकी उम्र 1979 है। ओ सॉरी, डेट ऑफ बर्थ। जी जी, तो जी। उसको करेक्शन करवाना चाहते हैं आप? जी जी, आपने गलत क्यों लिखाया था, कुछ बता सकते हैं? जी, एजेंट की तरफ से गलती हुई सर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अगला सवाल जो हमें उसूल हुआ था वरंगल से बशीर साहब ने हमें कॉल किया था। मणिकंदन साहब को मैं तकलीफ दूंगा इस सवाल पर रोशनी डालें। जनरली 498A केसेस किसी के ऊपर होते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन में उनको नहीं दिया जाता वेरिफिकेशन। क्या कहना चाहेंगे इन दीज सर्कमस्टेंसेस? क्या कोर्ट से कुछ परमिशन मिल सकता है? Yeah, the person who is against whom the criminal case is pending also can apply for passport, but he has to obtain order from the court, apply for it, telling the reasons for his passport, and the court will consider his request and will pass the order on some certain conditions. ठीक That can be submitted to the passport authorities. Definitely, they will issue the passport. ठीक। बशीर साहब, उम्मीद करता हूँ माकूल जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल मिल सकता है, जैसा आपने फरमाया कि कमाने के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा कि इनके ऊपर ये केस चल रहा है और इन हालात में ये पासपोर्ट चाहते हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड कमा सके। तो सर्टेन कंडीशंस पर अदालत आपको, कोई भी कंडीशंस हो सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होता है अदालत का, उन कंडीशंस पे आपको पासपोर्ट इशू हो सकता है। एक और मैं कॉलर को शामिल करता हूँ। हेलो, आपका नाम और शहर? वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? मैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ निजामाबाद से। जी, सवाल बताइए। ये बर्थ सर्टिफिकेट रहते पर निजामाबाद में आगे प्रोसीडर लाओ बोल के बोल रहे पासपोर्ट ऑफिस में, बर्थ क्या सर्टिफिकेट जरूरी आडो प्रोसीडर थे? डेटा पर रहते पर भी आडो प्रोसीडर निकाल के लाओ बोल रहे। क्या चीज पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा? ऑडियो प्रोसीडर डेटा पर रहते पर भी ऑडियो प्रोसीडर एमआरओ से, एमआरओ से ऑडियो प्रोसीडर बोल के रहता है, पेपर आता है एमआरओ से, ऑडियो प्रोसीडिंग। हाँ प्रोसीडिंग, डेटा पर रहते पर भी वो भी होना बोल रहे। जी जी, तो हाँ, ये नहीं रहा तो ये कौन पूछ रहे हैं आपसे बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा? ये चीज कौन पूछ रहे हैं? पासपोर्ट ऑफिस में पूछ रहे हैं, निजामाबाद। ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था ना? नहीं, हमारे दोस्त गए थे, ठीक भी निकाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जनाब काशिफ बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, सवाल बताइएगा। जनाब मेरी डेट ऑफ बर्थ 90 है जी, और मैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए गया, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, एलसीएम ऑफिस भी गया, मुझे वहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, सारी चीजें हैं, बस बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ इजीली प्रोसेस है तो ये बन जाए बर्थ सर्टिफिकेट, या इसके अलावा आधार कार्ड और लाइसेंस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिमिलर है? हाँ, सारी सेम है। ठीक है, तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब होगा जरूर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़बीउल्लाह साहब, हमें बिलाल का सवाल उसूल हुआ था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1979 है, लेकिन पासपोर्ट में 1969 एजेंट के जरिए से उन्होंने लिख दी थी। क्या इसको करेक्शन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या इसका तरीक़ेकार होगा? तो पहले ये है कि 1969 और 1979 में काफ़ी ज़्यादा गैप है, और इसके लिए अपने जो सर्टिफिकेट है, इनका जो एसएससी सर्टिफिकेट है, जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन आईडी कार्ड है, और कुछ इनके अपने ड्राइविंग लाइसेंस है, जो अदर इनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, उस पर क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, वो पूरे ले जाके पहले वो अपने एक वकील से अप्रोच होना होके एक सिटी सिविल कोर्ट से रुजू होने के बाद में एक ऑर्डर ले लेके वो ऑर्डर लगा के आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके ऑनलाइन फिर पासपोर्ट वैसे ऑनलाइन फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। जी, सर, दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू In fact, you can, of course, this is also a procedure, a safe procedure, but you can approach the passport authorities with seeking correction of the passport and reissue of the passport with all the certificates actually. They will go through the application form, the details furnished by them. Here what happens,
the mistake is on the part of the applicant in furnishing the information, they will charge him penalty. जी 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 Suppose the mistake is occurred on the part of the passport office, definitely they will not charge much. They will reissue the passport. ठीक है। तो दो ऑप्शंस है आपके पास, अगर आपकी गलती है तो फिर आपको वहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, जैसा साहब ने फरमाया, मलिकंदन साहब ने। आप री इशू के लिए डालिएगा, वहाँ पर अगर आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखते हुए वो वहीं का वहीं करेक्शन कर दे तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको मजबूरन कोर्ट से डिक्लेरेटरी ऑर्डर लेना पड़ेगा। लतीफ साहब ने निजामाबाद से कॉल किया था, बहुत वक्त की कमी है, मैं जल्द से जल्द सवालात के जवाब चाहूँगा। इनका सवाल था कि बर्थ सर्टिफिकेट बताने के बावजूद इनको एमआरओ से किसी किस्म की प्रोसीडिंग तलब कर रहे हैं। ज़बीउल्लाह साहब इस सवाल पर कुछ कहना चाहेंगे? सब एमआरओ से प्रोसीडिंग्स जो होता है सब पहले जो चल रहा था, नेम करेक्शन के लिए एमआरओ से प्रोसीडिंग लाना पड़ता था। शायद उनका सवाल में कुछ सही समझ पूरा वो क्लियर नहीं बोले हैं क्या उनको चाहिए। प्रोसीडिंग एमआरओ से जनरली क्या होता है, नेम करेक्शन के बाद में जो है प्रोसीडिंग एक इश्यू होती है एमआरओ से, वो प्रोसीडिंग के लिए अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो नाम करेक्शन का प्रोसीडिंग है वो जी। वरना नहीं है तो आएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहने के बाद में आपकी अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं पासपोर्ट में, सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा रेसिडेंशियल प्रूफ दो ही अमूमन होना है, एक रेसिडेंशियल प्रूफ, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। इसके बावजूद आपका रिजेक्शन होना जी जी मुमकिन नहीं है। Here I believe the date of birth certificate he was referring to, but Ji. what type of date of birth certificate he has produced, he has not explained. ओके I think they might have got some doubt about that. Okay. That's what they are asking to approach the MRO and get the certificate from him. Ji. Maybe that reason also. ठीक है। लतीफ साहब, मनी साहब ने भी दूसरी जगह निशानदेही की है, अगर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास ना हो तो फिर आपको शायद एमआरओ की प्रोसीडिंग की बात वो कर रहे हैं। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो फिर आपको नहीं रोका जा सकता, अगर रोका जा रहा है तो फिर इसके खिलाफ आप मुकदमा भी कर सकते हैं। काशिफ साहब ने दिल्ली से हमें कॉल किया था, 1919 की डेट ऑफ बर्थ है, वही इनका सवाल है कि बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। He doesn't hold the date of birth certificate, he can approach the civil court जी for declaring his date of birth. जी By whatever available documents he can produce it, and he can, if it is for the sake of the passport, he can add the passport officer also as a party, the defendant there, जी and file a suit, and definitely the declaration will be issued by the court. ठीक है। एक तो ये जरिया है, अदालत को आपको जाना है। दूसरा, ज़बीउल्लाह साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइएगा, जहाँ म्युनिसिपल ऑफिस होता है, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स बता के ये बताना होगा आपको कि मैंने अब तक अप्लाई नहीं किया था, अब अप्लाई कर रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप मुझे इशू करिएगा। अगर ना इशू करते हैं तो फिर एक आप नोटिस भेजिएगा, उस पर भी अमल ना करते हैं तो फिर रिट पिटिशंस वगैरह फाइल कर सकते हैं। बहुत सारी तफसीलात है, वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूं कि अगले जुमेरात को भी हम पासपोर्ट एक्ट पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं, सवालात पासपोर्ट से रिलेटेड जरूर अगले हफ्ते तैयार रखिएगा। हम आप दोनों लीगल एक्सपर्ट्स को फिर से एक बार तकलीफ देंगे। अब मुझ पर वाजिब है मैं दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, थैंक यू मनी साहब। अगले जुमेरात को भी टाइम मिलता है तो जरूर आप हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, कल का उन्वान नोट कर लें, कल हम गुफ्तगू करेंगे फौजदारी मुकदमात पर, यानी क्रिमिनल केसेस पर। इस उन्वान पर रिलेटेड कोई भी आपके पास सवालात हो तो जरूर तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं कल यानी जुमे की रात 9:30 बजे फौजदारी मुकदमात पर गुफ्तगू करने के लिए। तब तक के लिए लीगल पंच टाइप की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।